गुड मॉर्निंग। पिट का रिवीजन चल रहा है और हम लोगों ने अभी तक करंट अफेयर के 2 वीडियो अपलोड रिवीजन कर लिए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको संविधान, हिस्ट्री और जियोग्राफी का भी रिवीजन करवा दें। तो उसी के तहत ये संविधान का रिवीजन करवाने चल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। हमने जो पिट का जो सिलेबस आया है उसमें ये लिखा गया कि भारतीय संविधान की विशेषताएँ, नीति निषेध तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, उसके बाद संघ राज क्षेत्र, उसके बाद पंचायत, तमाम चीज़ें। लेकिन मुख्य फोकस क्या है कि नीति निषेध तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और भारतीय संविधान की विशेषताएं। और अगर इधर हम इसको देख लेंगे तो हम 2 वीडियो में पूरे संविधान का रिवीजन करवा देंगे और आपसे गड़बड़ी नहीं होने वाली। अगर इतना भी तैयार करके जाओगे संविधान से क्वेश्चन नहीं गलत होने वाले। वैसे भी संविधान आप पढ़े होंगे, यहाँ से रिवीजन कर लिए तो संविधान से क्वेश्चन एक भी नहीं गलत होंगे। लेकिन उसके लिए यहाँ पर मैं थोड़ा कम लिखा हूँ, लेकिन उसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको दिमाग में और बैठ जाएगा और एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाले नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा। देखो, हमारे यहाँ जो संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो वो अंग्रेज आए थे, अपने आए तो जानते हो। जब अंग्रेज आए थे तो वही संविधान बनाए। तो सबसे पहले अगर पीछे जाएँ तो अपने यहाँ पर जो भारत के लिए नए रास्ते खोज किया था वो था वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का था। उसके पहले कोलंबस निकला था जो अमेरिका चला गया था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया और भारत की खोज पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने किया। 1498 में भारत आया था। उसके बाद यहाँ सामान ले जाकर 60 गुना ज़्यादा दाम में बेचा था, इसलिए वहाँ से होड़ मच गई। पुर्तगाली आए, डच, डेनिश आए, ब्रिटिश आए, फ्रांसीसी आए, बहुत लोग आए। तो यहाँ पर फ्रांसीसी और ब्रिटिश ज़्यादा दिन रुक गए। तो ब्रिटिश जब यहाँ रुके तो यहाँ से जब जाने लगे तो बोले हम संविधान बनवा के जाएंगे, हम चले जाएंगे, कैसे रहोगे आप लोग, कोई नियम कानून होना चाहिए। तो उसके लिए संविधान बनवाना था। तो उसी के लिए कैबिनेट मिशन योजना आई थी 1946 में, जिसके अध्यक्ष थे सर स्टीफन क्रिप्स। ठीक है, ये वही स्टीफन क्रिप्स है जो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। उसमें भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। इतना आंदोलन चल रहा था, ये लौट गए, कुछ नहीं कर पाए। नहीं तो 1942 में ही संविधान बनाने का प्रक्रिया रखने का लिए ये लोग आए थे। तो 1946 में फिर से वापस आते हैं, लेकिन इनके साथ 2 लोग और आते हैं। तो यहाँ देखो, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत में आती है। स्टीफन क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर 3 लोग थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन आता है किस लिए? भारत का संविधान बनवाने के लिए। और इन्होंने क्या कहा कि हम हर 10 लाख पे एक आदमी को चुनेंगे और उसमें भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी, लगभग 39 करोड़ कुछ लाख थे। तो इन्होंने कितना लिया? कुल संविधान सभा में कितने लोगों को चुना? कुल चुना है 389। मतलब बोले कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। हम 10 लाख पे एक लेंगे, 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। तो बोले कि संविधान सभा में कितने लोग होने चाहिए? 389। और ये बोले कि इन 389 में जहाँ जहाँ ब्रिटिश सरकार शासन कर रही है वहाँ से कितने लोग आएंगे? 292 लोग ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे। भारत में जहाँ जहाँ ब्रिटिश सरकार शासन कर रही है वहाँ से 292 लोग आएंगे। 389 में से संविधान सभा में 389 लोग बैठते, तो उनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से आते। 93 वो बोले कि जहाँ जहाँ देसी रियासतें, जहाँ रजवाड़े हैं, जहाँ जहाँ राजा हैं, वहाँ से 93 आएंगे। 4 चीफ कमिश्नरीज आएंगे। उसमें 4 चीफ कमिश्नरी थे। चीफ कमिश्नरी मतलब कि उसको बोल सकते हो आप केंद्र शासित प्रदेश। तो 4 थे। एक तो कर्नाटक कुर्ग था, एक दिल्ली था, एक अजमेर में था एक, और एक था वहाँ पाकिस्तान में। और ये क्या था? 10 लाख पे एक आदमी का चुनाव हुआ था। ठीक है, याद रखना। और जब ये बात हो गई, सब गठन हो गया, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। जल्दी जल्दी में बैठक हुई थी क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना आतंक मचाए हुए था और भारत के लोगों की बात नहीं मान रहा था। बोला हमें पहले पाकिस्तान बना दीजिए, हम अपने पाकिस्तान का अलग से संविधान बनाएंगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो मान ही नहीं रहा था, तो बहुत समझाने पर भी नहीं मान रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी संविधान सभा की पहली बैठक होती है। हालांकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, उसका नेता मोहम्मद अली जिन्ना था। तो अगर क्वेश्चन है संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए मुस्लिम लीग। ठीक है, तो बैठक हुई तो अस्थायी अध्यक्ष लोग नहीं चुन पाए थे। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और उस समय अस्थायी तौर पर जो अध्यक्ष चुने जाते हैं उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये हुआ कि आज इनको अध्यक्ष बना लेते हैं, उसके बाद नया अध्यक्ष चुन लेंगे। तो 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जब फिर से बैठक होती है तो 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रहेगा ना, 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जस्ट 2 दिन बाद और आगे बढ़ते हैं, 9, 2, 11, 2, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे कब मंजूरी मिली? 22 जनवरी अगले साल। मतलब कि दिसंबर चल ही रहा है, अगले साल 47 आ जाएगा, 1946 की बात चल रही थी। तो जिसे 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिली और यही उद्देश्य प्रस्ताव आज हमारे देश की क्या है? संविधान, हमारे संविधान की प्रस्तावना है।
प्रस्तावना क्या है, ये उद्देश्य क्या थी, बात क्लियर है ना। तो किसने प्रस्तुत किया था, नेहरू जी ने 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया, 22 जनवरी को मंजूरी मिली। आगे देखिए, अब 26 नवंबर 1949, देखो संविधान बनाने के लिए 3 वाचन हुए थे, तो तीसरा वाचन जो पूरा हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। आज भी कोई चीज़, कोई कानून बनाना होता है तो वाचन आज भी होता है, तो उसमें वाचन हुए। तो जब तीसरा वाचन जिस दिन पूरा हुआ उस दिन मान लिया गया कि संविधान आज कंप्लीट हुआ, उसी दिन संविधान आंशिक रूप से लगा दिया गया। आंशिक रूप से जब लगाए तो 16 अनुच्छेद लगाए गए। कितने, 16 में 15 अनुच्छेद लगाए गए, और 15 अनुच्छेद जिस अनुच्छेद के द्वारा लगाए गए उसको भी शामिल कर लें, कुल 16 अनुच्छेद लगे थे, तो याद रखना। तो तीसरा वाचन जिस दिन पूरा हुआ उसी दिन संविधान लागू कर दिया गया, ठीक है। और किस दिन पूरा हुआ था, 26 नवंबर को तीसरा वाचन पूरा हुआ था। इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। कई फैक्ट है ना, यहाँ लिखा नहीं गया, आप इसमें सबको जानते रहिएगा। अब जब संविधान बना तो पता चला कितने दिन लगा, तो ये तो जनरली आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि संविधान बनने में कितना दिन लगा, तो आप जानते हो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान कंप्लीट हुआ था, इतना जानते हो। इसके लिए 11 अधिवेशन हुए थे, 165 दिन बैठकें हुई थी। 11 अधिवेशन हुआ था, 165 दिन बैठक हुआ था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान कंप्लीट तैयार हो गया था, ठीक है। इसके अलावा अब ये जो संविधान बना था इसका प्रारूप किसने बनाया था, तो इसमें प्रारूप मतलब एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर बना दिया जाए, उसी पर सब चीज़, जैसे आप बचपन में क ख लिखते थे तो आपके मम्मी पापा इसे डट 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 क लिख देते थे, फिर आप क्या करते, लाइन से लाइन मिला मिला के ऐसे लाइन चढ़ा के क लिख देते थे ना। तो ऐसे ही उसको जो आपके लिए क आया था वो शुरू में जो मम्मी ने बनाया था वो प्रारूप था, आपने उसी पर लाइन चढ़ा दिया, वो बन गया। तो ऐसे संविधान का प्रारूप कौन बना था, तो संविधान का प्रारूप कौन बना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। बस उसी के हिसाब से सारा संविधान बन गया। तो ये जो प्रारूप समिति बनी थी ये आज़ादी के 14 दिन बाद बनी थी। तो आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 को, और प्रारूप समिति गठन कब होता है, 14 दिन बाद, 15/4, 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद रहेगा, ये सब सारी चीज़ें याद रखना, यहाँ लिखा नहीं गया। क्यों लिए लिखा, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनती है, 29 अगस्त को अध्यक्ष अम्बेडकर साहब थे, कुल 7 सदस्य थे, इतना याद रखना। एक बात और, संविधान सभा में सबसे पढ़े लिखे अम्बेडकर साहब थे, अगर उनके बाद कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा था, उनके बाद अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा था तो वो थे BN राव। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव, ये देखो। और जब ये संविधान सभा बन रहा था तो जो लोग संविधान सभा में थे वही लोग, नेहरू जी ने अपना मंत्रिमंडल, अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में ही बना था, तो वही लोग नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे। जब नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे तो उसमें लोकसभा की तरह काम कर रहा था, लोकसभा अध्यक्ष थे उस टाइम GV मावलंकर। तो जब ये लोग नेहरू जी के मंत्रिमंडल में शामिल होकर GV मावलंकर के सामने बैठते थे तो इसे बोला जाता था लोकसभा, ठीक है। और जब अध्यक्षता मावलंकर करते थे तो इसे बोला जाता था मंत्रिपरिषद, और जब अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे तो बोला जाता था क्या, संविधान सभा। मतलब वही लोग हैं, कभी मंत्री बनते हैं कभी संविधान सभा के सदस्य बनते हैं, ठीक है। बस अध्यक्ष चेंज होने के हिसाब से होता था। तो नेहरू जी ने जो अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया था उसमें नेहरू जी अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे, पटेल जी गृह मंत्री थे, ये सब याद रखना, पूछा जाता है। पटेल जी क्या थे, गृह मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे, लियाकत अली वित्त मंत्री थे, लियाकत अली जो कि बाद में चले जाते हैं पाकिस्तान, वहाँ जाके प्रधानमंत्री बनते हैं। तो लियाकत अली वित्त मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, याद रहेगा ना, ये 2-4 लोगों का नाम बताएं, याद रखना। संविधान सभा के अध्यक्ष तो आपको पता चल गया राजेंद्र प्रसाद थे, उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे, ठीक है। संविधान सभा का जो लोगो था, एक स्लोगन था, वो हाथी था। और संविधान सभा में मुस्लिम लीग से कितने लोग शामिल हुए थे, 5 लोग। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे, 5। शुरू में वही मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार करती है, बाद में उसी के 5 लोग संविधान सभा में शामिल होते हैं, याद रहेगा। आगे देखो, अब जैसे कि जब संविधान सभा बन रहा था तो हमने जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चिन्ह कब कब अपनाया, कभी कभी इनका डेट भी पूछता है, पेपर में पूछ लेता है कब अपनाया था संविधान सभा ने, तो थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। इसीलिए उसमें संविधान की विशेषताएं, उसके बाद निदेशक तत्व, मूल अधिकारी, तमाम चीज़ें। तो अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय ध्वज को हमने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब, 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन कौन बनाया था, पिंगली वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन बनाया था, याद रखना। दूसरा, हमने राज चिन्ह जो अशोक के स्तंभ से लिया है, राज चिन्ह जिसमें 4 शेर बैठे हैं, अभी तो फिर से उसका डिज़ाइन बनाया गया, मोदी जी बनाए हैं, चर्चा में था। तो ये जो राज चिन्ह है इसे हमने बनाया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया था।
और इसमें क्या लिखा गया है, नीचे सत्यमेव जयते, कितने शेर हैं, 4 शेर ऐसे करके बैठे हैं, ऐसे चारों दिशा में, ठीक है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, याद रहेगा ना। और आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ये दोनों हमने अपनाया था 24 जनवरी 1950 को, याद रहेगा। राष्ट्रीय गीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है ना, दरअसल वो अलग से नहीं लिखे थे, 1864 के आसपास की बात है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ। आनंद मठ में उन्होंने बंगाल में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसकी कहानी लिखा था, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास है। और उसी में इन्होंने ये लाइन लिखा था वंदे मातरम, उसी को निकाल के हमने अपना राष्ट्रीय गीत बनाया है, याद रहेगा। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग वो शक संवत पर आधारित है, उसे कब अपनाए थे, 22 मार्च 1957 को अपनाए थे। सबका डेट याद है, डेट ये ज़्यादा पूछता है, ठीक है। और इसका पहला महीना चैत है और अंतिम महीना फागुन है, हिंदी महीना याद रखा करो। अगला देखो, जो अपना राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। इसे सू सू बोलते हैं क्योंकि जब पानी से निकलता है बड़ी तेज सू सू की आवाज़ करता है। तो इसे हमने अपना जलीय जीव कब बनाया था, 5 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। गंगा नदी डॉल्फिन को सू सू कहते हैं। इसे क्या बनाया है, राष्ट्रीय जलीय जीव। और राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी है। जस्ट अगले साल 13 अक्टूबर 2010 को हमने इसे अपना राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया, याद रहेगा। इसके अलावा जब संविधान सभा की बैठक शुरू हुई तो पहली बैठक में 9 महिलाएं शामिल थी, ठीक है, 9 महिलाएं पहली बैठक में। और कुल कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं। संविधान सभा में 10 और ये 5, 15 महिलाएं थी। और लेकिन पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी, 9 महिलाएं। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, बेगम अयाज रसूल, याद रखना, बेगम अयाज रसूल। तो याद रखना, राय बहादुर एक नाम है राय बहादुर रायजादा ने संविधान सभा का लिखित हिंदी अनुवाद लिखा था, उसको याद रखना। अगला देखो, अब संविधान के, ये तो हो गया बेसिक चीज़ें। अब संविधान में जो भाग है, भाग कितने हैं, भाग 22 या 25 है, ऐसे लिखा मिलता है। भाई और 22 और 25 का मतलब क्या है, इसको समझिएगा। 22 भाग थे मूल संविधान में, बाद में कुछ ABCD करके जोड़ दिए गए हैं तो वो 25 हो गए। वास्तव में 22 आज भी हैं, लेकिन जो ABCD करके जोड़ा गया है ना, उसको लेकर 25 बन जाता है, ठीक है। तो पहले भाग में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो वर्णन किया गया भाग 1 में है। दूसरे में क्या है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। ऐसे बता देता हूँ, भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। भाग 5 में क्या है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4A में मूल कर्तव्य है। भाग 5 में, अब देखो इधर, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में मूल निर्देशक तत्व, भाग 4A में मूल कर्तव्य, भाग 5 में संघ सरकार या फिर केंद्र सरकार बोल सकते हो, भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 8 7 निर्सित है। उसके बाद सभी नहीं लेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही लेंगे, नहीं तो सभी नहीं लेंगे, ठीक है। तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, केंद्र शासित प्रदेश। और भाग 9 में क्या है, पंचायत है। भाग 9A में क्या है, नगर पालिका है। गाँव में पंचायत है, शहरों में नगर पालिका है। और भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्य सेवाएं हैं, जो IAS की नौकरियां होती हैं उसके लिए है, तो भाग 14 में है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है, जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव करवाता है, भाग 15 में है। भाग 16 में क्या है, भाग 17 में क्या है, राजभाषा है, जो अपने देश की राजभाषा है उसका वर्णन 343 अनुच्छेद से है। भाग 18 में क्या है, आपातकाल है। और भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है। 18 में आपातकाल है और भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है। और किस अनुच्छेद से होता है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। अब भाग हो गया। अब भाग के बाद अनुसूचियाँ भी हैं, तो अनुसूचियाँ अगर देखना चाहो तो अनुसूची 1 में क्या है, भारत के राज्य और उसके संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन अनुसूची 1 में है। अनुसूची 2 में क्या है, अधिकारियों के वेतन भत्ते हैं। अनुसूची 2 में क्या है, अधिकारियों के वेतन भत्ते हैं। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ है, अधिकारियों के शपथ। लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल और उपराष्ट्रपति इनका शपथ वहाँ नहीं दिया गया है, ध्यान रखना, भाग 3 में है। और भाग 4 में क्या है, राज्यसभा में जो सीटें हैं, राज्यसभा में सीटों का जो वर्णन है वो भाग 4 में है। भाग 5 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है, भाग 5 में। और भाग 6 में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। ये सब याद रखना।
भाग 7 में क्या है, शक्तियों का विभाजन है, मतलब कि केंद्र के पास कितनी पावर है, क्या क्या कर सकता है, राज्य सरकार क्या क्या कर सकती है, तो शक्तियों का बांट दिया गया है। 3 सूचियाँ बनाई गई। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है, इसके तहत 3 सूची बनाई गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची पे अधिकार केंद्र सरकार का है और कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र सरकार का है। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कभी दोनों का कानून लड़ गया तो किसका माना जाएगा, केंद्र सरकार का। याद रहेगा। तो भाई भाग 7 में शक्तियों का विभाजन है। भाग 8 में क्या है, भाषा है। ये जो अपने संविधान में 22 भाषाएं ना, जो शुरू में था 14 भाषाएं थी, 8 भाषा हमने बाद में जोड़ा था। पहली भाषा हमने कब जोड़ा था, तो 14 थी, अभी 22 हैं, 8 भाषा हमने बाद में जोड़ा। पहली भाषा हमने सिंधी को जोड़ा था, कब, 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में सिंधी जोड़ा था। और दूसरी बार हमने 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया था, नेपाली, मणिपुरी को और कोंकणी को जोड़ा था। 3 भाषा जोड़ा था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था और इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली 4 भाषा जोड़ी गई। एक बार 1 जोड़ा गया, एक बार 3 जोड़ा गया, एक बार 4, तो 8 हो गया, और 14 8 22। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक। 9वीं अनुसूची में क्या है, देखो संविधान जब बना था तो 8 ही अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची में हमें जोड़ना पड़ा अलग से। पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में, उसके द्वारा हमें 9वीं अनुसूची जोड़ना पड़ा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार उस टाइम मूल अधिकार था और सरकार कहीं भी कुछ काम करना चाहती, कहीं बांध बनवाना चाहती, कहीं सड़क ले जाना चाहती, तो किसी न किसी की ज़मीन में से जाती हो तो लोग आके रोक देते कि नहीं, हमारा संपत्ति हम देंगे नहीं, हमारा मूल अधिकार है, आप छीन नहीं सकते हो। इसीलिए सरकार ने भूमि सुधार से भूमि सुधार के कुछ मामले निकाल कर कहाँ डाल दिया, 9वीं अनुसूची में, और लिख दिया कि 9वीं अनुसूची में जो कुछ भी कानून डाले जाएंगे उसे आप न्यायालय नहीं ले जा सकते। इसलिए मजबूरी में 9वीं अनुसूची लाना पड़ा। किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। याद रहेगा। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल गए। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 52वां संशोधन था 1985, राजीव गांधी की सरकार थी। दल बदल संबंधित, अगर कोई अपना दल छोड़ के दूसरे दल में जाएगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पहले लोग ऐसे ही एक पार्टी छोड़ के दूसरे में घुस जाते, दूसरे छोड़ के तीसरे में घुस जाते। ऐसे में सरकार स्थायी होकर काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि अगर पार्टी छोड़ दोगे सरकार गिर जाती थी। इसीलिए व्यवस्था ये किया गया कि अगर कोई अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसकी सदस्यता, संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसे बोला गया दल बदल। कब लाया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी लाए थे। उसके बाद हमने 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा, और ये पंचायतों से संबंधित है, क्योंकि पंचायत पहले अनिवार्य नहीं था, 1993 के बाद अनिवार्य कर दिया गया, हर गांव में पंचायत होना चाहिए। ठीक है। और उसी समय हमने 12वीं अनुसूची जोड़ा था, 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में भी हुआ था, तो वो किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, 12वीं अनुसूची नगर पालिका संबंधित है। 73वां संशोधन और 74वां संशोधन 92-93 दोनों हुआ था, याद रखना। अब इतना हमने सूचियाँ देख लिया, हमने भाग देख लिया, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, इनको याद रखोगे ना, पेपर में गड़बड़ नहीं होगा। अब अगर हम देखना चाहें कि हमने किस देश से क्या क्या लिया है संविधान में, तो इसको भी जानना पड़ेगा हमें। तो हमने क्या लिया है, ब्रिटेन से क्या लिया है, संसदीय शासन प्रणाली। याद रखना, ब्रिटेन को संसद की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि सब दुनिया में सबसे पहले संसद ब्रिटेन में ही आया था। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसदीय शासन प्रणाली। और एकल नागरिकता हमने जो लिया है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया है। और संसदीय विशेषाधिकार, सांसदों को जो विशेषाधिकार होता है कि सत्र शुरू होने के 40 दिन बाद और 40 दिन पहले तक किसी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता सिविल मामले में, तो ये हमने लिया है ब्रिटेन से। इसके अलावा अमेरिका से हमने क्या लिया है, मूल अधिकार मोस्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का गठन और शक्तियाँ अमेरिका से लिया है, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया है, और महाभियोग भी हमने अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन भी हमने, कोई कानून बन रहा है तो उसका अवलोकन किया जा सकता है, किसी को सज़ा दी गई तो उसको फिर से जांच किया जा सकता है, तो ये हमने अमेरिका से लिया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, नीति निर्देशक तत्व लिया है। जो राज्यसभा सदस्यों को मनोनयन होता है वो भी आयरलैंड से लिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन भी हमने आयरलैंड से लिया है। जर्मनी से क्या लिया है, आपातकाल लिया है। रूस से क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य लिया। शुरू में नहीं था ये, इसको हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़ा था रूस के संविधान से लेकर, याद रखना। फ्रांस से क्या लिया, गणतंत्र व्यवस्था लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, समवर्ती सूची लिया है और प्रस्तावना की भाषा लिया है। ठीक है। और दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 के तहत दक्षिण अफ्रीका से लिया, याद रखना। तो ये सब चीज़ें हो गई, इतनी याद रखना। दूसरी बात हमने बताया था ना, 22 भाग या फिर 25 भाग,
इसको याद रखना, बता दिया है। अनुसूचियाँ 8 या 12 क्यों? क्योंकि संविधान जब शुरू हुआ था तब 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में जोड़ा हमने 4 तो 12 हो गई। 4 जोड़ा ना, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं भी बताए थे। और उसके बाद 395 अनुच्छेद थे, या 470 से भी ज़्यादा है, ठीक है। जब संविधान बना था 395, तो वही 395 ही पूछा जाता है, इसको याद रखना। अब जब ये इतना हो गया तो हमें अनुच्छेद भी थोड़ा देखना है। हमने बताया कि हमें अनुच्छेदों के वो पार्ट देखने जो इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है? भारत राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में बोला गया? 1 में। 2 में क्या बोला गया? भारत में नए क्षेत्रों को प्रवेश से संबंधित जो प्रावधान है कि कोई नया क्षेत्र आप भारत में मिलाना चाहते हो तो अनुच्छेद 2 में बोला गया है। अनुच्छेद 3 में क्या बोला गया? कि नए राज्यों के गठन से आप कोई नया राज्य बना सकते हो, किसी राज्य को तोड़ सकते हो, किसी राज्य की सीमा चेंज कर सकते हो। पूरे भारत में 28 राज्य है, मिला के 4 राज्य बना दो, 6 राज्य बना दो, 10 राज्य बना दो, 28 राज्य 56 राज्य बना दो। किसी राज्य को तोड़ना, जोड़ना, किसी राज्य की सीमा चेंज करना, किसी राज्य की आकृति बढ़ाना घटाना, ये सब किस में है? अनुच्छेद 3 में है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साधारण बहुमत से होता है। और अब जब नए राज्यों गठन से संबंधित है तो नए राज्य गठन के लिए कुछ समितियां बनी थी। किस आधार पर समिति बना? राज्यों गठन के लिए भाषा के आधार पर किया जाए, प्रशासन के आधार पे। तो सबसे पहले धर समिति बनी थी। धर समिति ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों गठन मत करिए। ये देखिए, धर समिति, इसने भाषा के आधार पर राज्यों गठन को मना किया था। दूसरा, फिर लोग कह रहे थे कि भाषा का आधार बनाइए राज्य, तो इतनी भाषाएं बोली जाती है, कितने राज्य बनाते हैं? तो धर समिति ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य मत बनाइए। उसके बाद फिर से जेवीपी समिति गठित हुई। जेवीपी समिति में 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। जेवीपी, ये 3 लोग थे। इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनेगा। उसके बाद फजल अली आयोग बनता है 1953 में, और इन्होंने रिपोर्ट दिया 1956 में। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर अगर बनाना भी है तो उसमें प्रशासन, अखंडता और भी चीज़ें शामिल करके देखकर बना सकते हो। तो इनकी बात सरकार ने मान ली, फजल अली आयोग का। तो फजल अली आयोग के कहने पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित होता है, और उसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित होता है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। किस समिति ने कहा था? फजल अली आयोग। कब आई थी? 1956 में। 53 में गठित हुई थी, 56 बताई थी। और 1953 के आसपास पोटी रामुलु ने अनशन किया था, और भाषा के आधार पर पहला राज्य जो गठित हुआ था वो था आंध्र प्रदेश, और कोई नहीं था। याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, ठीक। अब कुछ देख लीजिए, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब कुछ राज्य और जो गठित हुए हैं उनको देख लीजिएगा। महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग राज्य बने 1960 में, ठीक। और नागालैंड को हमने बनाया 1963 में, पंजाब और हरियाणा को बनाया 1966 में, और 1966 में ही हमने चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। और हिमाचल प्रदेश को बनाया 1971 में, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को बनाया 1972 में, गोवा को बनाया 1987 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2001 में हमने 3 राज्य बनाए थे। 2001 में कौन कौन से? 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड, याद रहेगा ना। इसके अलावा हमने छत्तीसगढ़ को अलग किया था मध्य प्रदेश से, और झारखंड को अलग किया था बिहार से, और उत्तराखंड को अलग किया था उत्तर प्रदेश से, याद रखना। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, ठीक। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो कि पहले राज्य थे, याद रखना। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अगर बात करें भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। इसमें अनुच्छेद 11 ही इंपॉर्टेंट है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, अनुच्छेद 11 में बोला गया है। और नागरिकता अधिकार अधिनियम 1955 पारित किया गया था, और इसी के तहत इसमें जो कानून बनाए जाते हैं 1955 में ही संशोधन करके बनाए जाते हैं। और इसमें बोला गया है कि नागरिकता आप 5 तरीके से ले सकते हो। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीकरण, पांचवा भूमि अर्जन, कोई भूमि जीत लेते हो तब भी। अब आगे देखते हैं। अगला देखते हैं मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार है, यही तो बताया ना, मूल अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार और नीति निषेध तत्व, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना है आपको। मूल अधिकार भाग 12 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में भाग 3 में है। और शुरू में 7 मूल अधिकार थे। हमने 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया, और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के दर्जे से बाहर निकाल दिया। तो शुरू में 7 थे, वर्तमान में 6 है। संपत्ति को 44वां संशोधन 1978 के द्वारा बाहर निकाला, और ये 2 जगह था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में था और 19(1) के F में था। दोनों जगह से बाहर निकाल के हमने कहा रखा, भाग 12 के अनुच्छेद 300 में रख दिया। याद रहेगा, याद रखना इसको। 86वें संशोधन 2002 के द्वारा हमने शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया। मूल अधिकार नहीं था पहले, लेकिन 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में शिक्षा को क्या बनाया? मूल अधिकार बना दिया, याद रखना। रिवीजन करवा रहे हैं, थोड़ा तेज करवाएंगे तभी आपका रिवीजन हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा।
आपको पिट में अच्छे नंबर लाने हैं तो थोड़ा सा धैर्य रख के समझना पड़ेगा, मतलब अपने को कॉन्सेंट्रेट रखिए। अब जो मूल अधिकार की बात करेंगे तो वर्तमान जो 6 मूल अधिकार हैं उनके नाम और उनके अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, ठीक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 के बीच में है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23 से 24 बीच में है। अनुच्छेद पता होना चाहिए कौन सा अनुच्छेद के बीच में कौन सा अधिकार है। 3 हो गया। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 के बीच में है। और छठवां है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, 1 2 3 4, पाँचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29-30 में। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। अगर ये जो 5 मूल अधिकार हैं, अगर कोई इनका शोषण कर रहा है, इनको छीन रहा है, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट आपको वो मूल अधिकार दिलवाएगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इस जो आप ये अनुच्छेद देखे हो 14 से 18, 19 से 22, उसमें जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पर। पहला, अनुच्छेद 15 में बोला गया कि राज्य, धर्म, लिंग, जाति या जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किसमें बोला गया है? अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 17 में क्या बोला गया है? अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया जाता है। कोई छुआछूत जो बोलते हैं नहीं मुझे टच नहीं करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बटा था ना पहले कि ब्राह्मणों को शूद्र छू नहीं सकते, या फिर जिधर वो रहें उस रास्ते से जा नहीं सकते, कुएं पे नहीं जा सकते, स्नान नहीं कर सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, ये सब खत्म करो। किस अनुच्छेद में बोला गया? 17 में। मूल अधिकार है आपका। और इसी के तहत SC/ST एक्ट भी आया था 1989 में। SC/ST एक्ट, किसी को आप जात सूचक शब्द लेकर गाली नहीं दे सकते, बोल नहीं सकते, जात सूचक शब्द से किसी को बोल नहीं सकते, नहीं तो SC/ST एक्ट लग जाएगा तो गैर जमानती गिरफ्तारी होती है, ठीक है। कब आया था ये सन याद रखना, 1989 में आया था SC/ST एक्ट। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखना। सेना और शिक्षा संबंधी उपाधि दी जा सकती है और कोई उपाधि नहीं दी जा सकती। अगला अनुच्छेद 19 में क्या है? इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 19, ये देखो यहाँ शुरू होता है 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार ना, तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन है? पहली बात तो है आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, मतलब आपको बोलने की आज़ादी है। इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता बोली जाती है, प्रेस भी इसी के तहत आता है, अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है। यहाँ लिखा गया है, देख लो आप, प्रेस की आज़ादी। इसके बाद सम्मेलन, आप कोई सम्मेलन बुला सकते हो, संगठन, कोई पार्टी बना सकते हो। आवागमन, पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हो। निवास, पूरे भारत में कहीं निवास कर सकते हो। व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय चुन सकते हो, ठीक है। तो इतना अधिकार आपको दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत, ये आपका मूल अधिकार है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधी ठहराए जाने से संरक्षण। 20 में भी 3 क्लॉज है। पहला है कि भूतलक्षी विधायन की मनाही करता है, किसी को पीछे की तारीख से सज़ा नहीं दी जाएगी। आज कानून बना है तो आज की तारीख से सज़ा दी जाएगी, ये नहीं कि कानून आज बना है और गलती परसों हुई थी तो उसके हिसाब से कानून सज़ा देंगे, ऐसा नहीं दे सकते। 20 का 2 में क्या बोला गया है? दोहरे दंड की मनाही है, एक बार गलती की सज़ा एक ही बार मिलेगी, एक गलती की सज़ा बार बार नहीं मिलेगी। तीसरा 20 के 3 में आत्माभिशंसन की मनाही, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा, ये 20 में है। 21 में क्या है? 21 में है जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार, केवल जीवन जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं किसी के पास, आप केवल जी सकते हो, मर नहीं सकते हो। तो जीवन जीने का अधिकार किस में है? 21 में है। और इसमें कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें जो जीवन जीने का अधिकार में आती हैं? पहला, पासपोर्ट रखने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार, निजता का अधिकार और निद्रा का अधिकार। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत ही आती हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अंदर से जाकर पूछता है, पूछ लेगा निद्रा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तब रह जाओगे वैसे तो जानते रहोगे नहीं रह जाओगे, नहीं जानते रहोगे तब समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो निद्रा का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21 में है। मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार 21 में है। पासपोर्ट रखने का अधिकार 21 में है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार 21 में है। सब जीवन जीने में आता है, याद रखना। 22 में क्या है? मनमानी गिरफ्तारी से आज़ादी। ज़बरदस्ती आपको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता, अगर गिरफ्तार करेंगे तो आपको गिरफ्तारी का कारण बताएंगे, एक मनपसंद वकील करने की आज़ादी देंगे। तो ये 21 में है, 22 में है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 24 में क्या है? 14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा, कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, 24 में बोला गया है। 25 में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को मानने और आचरण करने की आज़ादी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उसके हिसाब से आचरण करने की आज़ादी है, अनुच्छेद 25 में बोला गया है।
और इसी के तहत सिखों को आप देखो तलवार लेकर चलते हैं ना। हालांकि बोला गया है कि आप बिना शस्त्र का सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन सिख को देखो तलवार लेकर सम्मेलन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके धर्म में वो शामिल है। अनुच्छेद 25 में है ये, ध्यान रखना। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक संप्रदाय को अपने प्रबंधन करने का आज़ादी है। धार्मिक संप्रदाय अपना प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे अभी दुर्गा पूजा चल रहा है तो आप पंडाल लगाए हो, दुर्गा मूर्ति बैठाए हो, उसके बाद प्रोग्राम करते हो, तो ये अपना प्रबंधन है। तो किस में बोला गया है? 26 में। 29 में क्या है? अपनी भाषा लिपि के संरक्षण का अधिकार है। 26 में क्या बोला? सभी को अपनी भाषा, जिस भाषा को बोलते हैं, जो उनकी लिपि है, उसके संरक्षण का अधिकार है, उसको बचा के रख सकते हैं। 30 में क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय अपने अनुकूल शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं। जो अल्पसंख्यक है, संख्या में कम है, वो अपनी शिक्षा संस्थान अलग से स्थापित कर सकते हैं। इसी के तहत मुसलमानों ने मदरसे स्थापित किए हैं। ठीक है, किसमें है? 29 में। और अच्छा 30 में है ये। अब बचा 32 के तहत ये जो मूल अधिकार मिले, अगर कोई छीन रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप कोर्ट जा सकते हो। कोर्ट 5 तरह से रिट जारी करेगा। पहला रिट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब किसी को अगर गिरफ्तार किए हो तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय ले जाओ, न्यायालय बताएगा वो दोषी है कि नहीं है, तो बंदी को प्रत्यक्ष कराओ, हैबियस कार्पस बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? परमादेश। परमादेश का मतलब परम आदेश आता है। अगर कोई अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है तो उसे अपना काम करने के लिए परम आदेश आता है, जिसे परमादेश बोलते हैं, फंडामस। तीसरा क्या है? प्रतिषेध। अगर कोई आदमी कोई संस्था अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके काम कर रहे हैं, उसे आदेश दिया जाता है कि अपने क्षेत्र में रहकर काम करो। ठीक है। और उत्प्रेषण। किसी ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम कर दिया है, उस किए हुए काम को रद्द किया जा सकता है उत्प्रेषण के द्वारा। अधिकार परीक्षा, 5वां रेट। इसमें पूछा जाता है, अगर कोई किसी पद पे काम कर रहा है तो उससे पूछा जाता है, अगर वो उस पद के योग्य नहीं है तो पूछा जाता है किस अधिकार से काम कर रहे हो, अधिकार परीक्षा है। ये 5 प्रकार के रेट है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 32। ठीक है। ऐसे अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के रेट जारी करता है। तो ये हो गया, तो ये मूल अधिकार का हो गया। नीति निषेध तत्व भी हैं और क्या है? मूल कर्तव्य भी हैं। ये इंपॉर्टेंट है ना, मैंने बताया था। तो इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर है, इधर देखिए, शायद आपको ना दिखे, मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा तो दिखेगा। एक चीज़ ये बोला गया है कि कुछ भी हो, चाहे आपातकाल भी लग जाए, 2 अनुच्छेद निलंबित नहीं होते। वो अनुच्छेद हैं 20 और 21, आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते, याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे कल नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है नीति निर्देशक तत्व। इसमें क्या है? तो 36 तो अपराध शब्द की परिभाषा दिया गया है। 37 में बोला गया है कि इसे न्यायालय नहीं ले जा सकते, अपने इसको लागू करवाने प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय में जाके आप प्रवर्तन नहीं करवा सकते, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसको देखो। 39 के ए में बोला गया कि स्त्री और पुरुष को आजीविका का साधन आप उपलब्ध कराओ। स्त्री और पुरुष को ऐसा साधन उपलब्ध कराओ कि अपनी जीविका चला सकें। 39 के डी या घ में बोला गया समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए। अगर स्त्री पुरुष कोई दोनों समान कार्य करें, दोनों को वेतन समान मिलना चाहिए। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि महिलाओं को कम वेतन देते हैं, पुरुषों को ज़्यादा वेतन देते हैं। 40 में क्या बोला कि पंचायतों का गठन करिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो इच्छा पर है, चाहे तो करें चाहे तो ना करें, लेकिन मूल अधिकार क्या है? करना पड़ेगा। अंतर समझ में आया ना? तो 40 में बोला गया था काम पंचायतों का गठन करो, कोई कर ही नहीं रहा था, इसीलिए तो यहाँ पर ग्रामीण अनुसूची जोड़ी गई थी ज़बरदस्ती। 41 में बोला गया है कि बेरोजगारी, वृद्धा, विधवा, विकलांगता की सहायता करें। कोई विकलांग है, कोई विधवा है, कोई वृद्ध है, तो उसकी बेरोजगार है तो उसकी सहायता करें, कुछ महीने का पैसा दे दिया करें। तो इसमें किसमें बोला गया था? ये बोला गया है 41 में। ये केवल बोला गया है, सरकार करे ना करे उसके ऊपर है। 42 में क्या बोला गया है? कामगारों को न्याय संगत दशा उपलब्ध कराएं। जिससे कि न्याय संगत दशा मतलब अब जैसे किसी के हाथ नहीं है तो फावड़ा नहीं चला सकता ना, तो उसको ऐसा काम दो जो बिना हाथ के हो सके, तो न्याय संगत दशा बोलते हैं उसे। 44 में बोला गया समान सिविल संहिता, मतलब सबको बराबर कर दो। सबको बराबर कर दो मतलब किसी धर्म के आधार पर कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कि हिंदू धर्म में है कि एक ही शादी कर सकते हो, जबकि मुस्लिम धर्म में 5 शादियाँ 7 शादियाँ हैं। तो अब एक ही धर्म में कुछ लोग 5 शादी कर रहे हैं, कुछ 1 शादी कर रहे हैं। जब समान सिविल संहिता लागू होगा तो सबको केवल एक ही शादी का अधिकार होगा। बात समझना? ऐसे हर चीज़ में समान कर देंगे। 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल्यावस्था की देख रेख करना। तो इसी के तहत आंगनबाड़ियाँ बनाई गई हैं। ठीक है। अनुच्छेद 47 में क्या है? शराब एवं मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाना। मतलब शराब या मादक पदार्थ जिसको खाने पीने के बाद आदमी होश में नहीं रहता, इनकी बिक्री पे आप रोक लगा दो। किसमें बोला गया है? 47 में। 48 में क्या बोला गया है? पशुपालन और गोवध का निषेध। मतलब कि आप पशुपालन को बढ़ावा दीजिए और गाय और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाइए। किसमें बोला गया है? 48 में। तो इसी के तहत तो योगी जी ने ये गाय हत्या पर रोक लगाई है ना।
48 के ए में क्या बोला गया, पर्यावरण का संरक्षण और जीव हत्या पर रोक लगाइए, पर्यावरण का संरक्षण करिए, 48 ए में बोला गया है। 49 में बोला गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करिए, राष्ट्रीय महत्व जैसे ताजमहल हुआ, आगरा का किला हुआ, इनके रक्षा करिए, खराब ना हो पाए, इनको बचा के रखिए। 50 में क्या बोला गया, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखिए, कार्यपालिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना न्याय करे, दोनों को मिक्स मत करिए, नहीं तो पता चला जो काम कर रहा है वही न्याय करेगा तो बेईमानी होने शुरू हो जाएगी, इसलिए बोला गया कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखें। 51 में क्या बोला गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दीजिए। ठीक, ये हो गया नीतिशक तत्व। अब मूल कर्तव्य देखते हैं, मूल कर्तव्य कहाँ है, इसको हमने कब जोड़ा था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था, रूस के संविधान से हमने इसे लिया है। ये कहाँ रखा गया, संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 के ए में, 51 के ए में ए से लेकर के तक है, कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, शुरू में 10 थे, 11वां हमने 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा था। याद रह जाएगा ना, याद रखना, ये सब पूछा जाता है, मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा याद रखिए। तो 42वां संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया, शुरू में 10 जोड़े थे, 11वां हमने 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा, याद रहेगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब क्या क्या है, कुछ चीज़ों का आप ध्यान से देख लीजिए। पहला है 51A के स्मॉल ए में है, संविधान और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, ये नागरिकों के लिए है, नीतिशक तो राज्य के लिए थे और ये नागरिकों के लिए है, जैसे राज्य करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे नागरिक करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 51A के बी में है कि स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का सम्मान करें, 51 के सी में है कि संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। संप्रभुता समझते हो ना, संप्रभुता, अपना निर्णय लेने में सक्षम, तो भारत अखंड है ना, भारत का खंड ना होने पाए, भारत संप्रभु है ना, संप्रभुता उसकी बनी रहे, ऐसा काम करें आप। 51A के जी में क्या है, पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण को साफ रखें, जी से ग्रीन होता है, ग्रीन में से हरा, हरा में पर्यावरण, याद रखना। 51A के एच में क्या है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक ढंग से सोचो, धार्मिक ढंग से मत सोचो, वैज्ञानिक ढंग से सोचोगे तो आगे बढ़ोगे। 51H हो गया। 51A के में क्या है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर दें, और इसको हमने कब जोड़ा था, 86वें संविधान संशोधन 2002, नहीं तो क्या था, शुरू में 10 थे, के मतलब 11 नंबर का है। ठीक, इसके बाद भाग 5 में केंद्र सरकार है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में है, भाग 6 में राज्य सरकार है, जो अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में है। तो इनको हम फिर किसी दिन वीडियो में शामिल कर लेंगे। तो इसके आगे का जो राज्य सरकार केंद्र सरकार के बारे में थोड़ी जानकारी, संसद विधानमंडल के बारे में थोड़ी जानकारी, न्यायपालिका के बारे में जानकारी, पंचायत के बारे में जानकारी, थोड़ी थोड़ी वो बता देंगे, तो संविधान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर इतना याद रखेंगे तब भी पेपर में भी गड़बड़ होने वाला नहीं है। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, 1-2 बार रिवीजन करके रिवाइज करके देख लीजिएगा, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, गड़बड़ नहीं होगा तो जो करंट अफेयर बता रहे हैं ये, और एक बता देंगे भूगोल का और हिस्ट्री का, छोटा छोटा ऐसे वीडियो बना देंगे, आप सब रिवीजन कर लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन नहीं गड़बड़ होंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा और अच्छे से रिवीजन करिएगा। ठीक है, बड़ी मेहनत किया। चैनल पर अगर पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें और शेयर भी किया करें। जो लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि उनके लिए वीडियो का लाभदायक है, तो उनके पास ज़रूर इसकी सूचना दिया करें। ठीक है, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानते हैं टाइम क्या हो रहा है, बताएं? रात के 2 बज रहे हैं। दिखाएं आपको घड़ी, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, देखो, 1 मिनट, अब दिख रहा होगा, रात के 2 बज रहे हैं। ठीक है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, चल रहे हैं, स्वीट नाइट, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।